क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई पवार बनाम मोदी की होने वाली है? क्या एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी होगी तो दूसरी तरफ शरद पवार की अगुवाई में सारा विपक्ष या फिर बीजेपी विरोधी पार्टियां होंगी? ये सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि शिवसेना ने अपने अखबार सामना के जरिए शरद पवार को इशारों ही इशारों में यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की है। आज विपक्ष को शरद पवार के नेतृत्व की जरूरत क्यों है, इसके लिए सामना में कई कारण गिनाए गए हैं और सबसे प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस कमजोर है, कंफ्यूज है और उसमें कई सारे अंतर विरोध हैं। सामना की नजर में विपक्ष की हालत किसी बंजर गांव के नेता की तरह हो गई है और जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से विपक्ष को उठाना था वो मुद्दे विपक्ष नहीं उठा रहा है और इसके लिए मिसाल दी गई है दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की। सामना में कहा गया है कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में मजबूत नेतृत्व है, अमित शाह जैसे चाणक्य हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के पास अहमद पटेल थे, मोतीलाल वोरा थे जो अब नहीं रहे। राहुल गांधी राजनीति में प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे हैं। शिवसेना का मानना है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी विरोधी हैं लेकिन यूपीए में शामिल नहीं हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, चंद्रशेखर राव की पार्टी। शरद पवार बीजेपी विरोध के चलते इन तमाम पार्टियों को एक साथ ला सकते हैं। शिवसेना की ओर से शरद पवार की शान में ये तमाम कसीदे पढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसके पीछे सबसे अहम भूमिका शरद पवार की ही रही है। शरद पवार भले ही आज 80 साल की उम्र के हों लेकिन उनका दिमाग किसी 25 साल के युवक की तरह चलता है। यह शरद पवार का ही सियासी दिमाग था कि पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद शरद पवार की पार्टी आज सत्ता में मौजूद है। न केवल सत्ता में मौजूद है बल्कि पुख्ता तरीके से और पावरफुल तरीके से मौजूद है। साल 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 105 सीटें मिली थी बीजेपी को। दूसरे नंबर पर 56 सीटों के साथ शिवसेना थी और तीसरे नंबर पर थी शरद पवार की पार्टी। लेकिन तीसरे नंबर पर होने के बावजूद भी शरद पवार ने ऐसा खेल खेला कि बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो गई और एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की मदद से महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई। ये शरद पवार की ही राजनीतिक स्किल थी कि शिवसेना और कांग्रेस जैसी धुर विरोधी पार्टियों को एक साथ उन्होंने ले आया और आज ये तीनों ही पार्टियां महाराष्ट्र की सत्ता भोग रही हैं। शरद पवार के तेज राजनीतिक दिमाग का परिचय पिछले साल उस वक्त भी मिला था जब उनके भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ एक सुबह जाकर शपथ ले ली थी। फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। लेकिन ये शरद पवार का ही दिमाग था कि वो सारे विधायक, वो एमएलए जो कि अजीत पवार के साथ बागी होकर निकले थे, वो सभी शाम होते होते उनमें से ज्यादातर एमएलए वापस एनसीपी में आ गए और एक तरह से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार को यह संकेत मिल गया कि उनकी सरकार सिर्फ कुछ घंटों की ही मेहमान है। हाल के दशकों में भारत की राजनीति में दो ऐसे राजनेता हुए हैं जिनका सम्मान उनके विरोधी भी करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नेता हैं शरद पवार। शरद पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं और एक बार उन्होंने सरेआम सार्वजनिक तौर पर यह बात भी कही थी कि एक तरह से शरद पवार उनके राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने बारामती के कार्यक्रम में कहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान प्रशासनिक कामों के लिए वो शरद पवार की राय लिया करते थे, उनकी उंगली पकड़ते थे। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ही शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जब पिछले साल महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था तो उस दौरान मोदी की ओर से शरद पवार को ऑफर दिया गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की गठबंधन सरकार बन सकती है। इस ऑफर को पवार ने ठुकरा दिया था। नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच के रिश्ते कभी नरम कभी गरम रहे हैं।
हालांकि नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर पवार की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक तरह से एनसीपी को, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को खत्म करने की मुहिम चला रखी थी और एनसीपी के कई बड़े दिग्गज नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन साल 2019 के जो नतीजे आए, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। महाराष्ट्र में पिछले साल महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनी थी, यानी कि 3 पार्टियों की सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उसे एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। और जब ये सरकार बनी थी तभी ये बात सामने आई थी कि इस तरह का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है कि तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां एक साथ सामने आए। हालांकि पहले भी जब ये बात सामने आई थी कि शरद पवार को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए, तो उस वक्त शरद पवार ने इसे स्पेकुलेशन बताया था और इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन अब शिवसेना का अखबार सामना जिस तरह से उनकी वकालत कर रहा है, उसके पीछे यही माना जा रहा है कि शायद शरद पवार ने ही इस तरह के हिंट्स शिवसेना को दिए हैं, जिस वजह से शिवसेना उनके नाम का डंका बजा रही है और माहौल बना रही है कि सारा विपक्ष अब शरद पवार के नेतृत्व में एक साथ आ जाए।